प्रतिरोध नियम। प्रतिरोध नियम के तहत आज हम चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो आईटीआई होल्डर जितने भी हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और अगर अन्य कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो आईटीआई से संबंधित हैं। तो व्यवहारिक क्लासें दे रहे हैं एक बार प्रारंभ में थ्योरी से जुड़ी हुई। जैसे ही चैनल पर आईटीआई से जुड़े लोगों की तादाद बढ़ेगी उसके बाद अपने विधिवत रूप से क्लासें स्टार्ट कर देंगे। तो प्रतिरोध नियम को समझने से पहले अपने इस शब्द के अर्थ पे जाते हैं। तो पहले अपने को कन्फर्म ये होना चाहिए कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध कहते किसको है? तो हमारी जो ट्रेड है उसके अंतर्गत जो प्रतिरोध दिया है उससे अगर हटके अगर अपने बात करें, सीधी सिंपल भाषा में बात करें, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है ना? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का विरोध करना, यानी कि रुकावट। तो रुकावट जो होती है वो एक तरह का क्या होती है? प्रतिरोध होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंतर्गत अपने बात करें तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है कि जब सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत धारा प्रवाह के अंतर्गत उसके जो करंट का जो फ्लो होता है तो चालक उसके अंतर्गत अपना एक गुण रखता है और वो गुण उसका क्या होता है कि वो उसके अंदर गुजरने वाली धारा है उसका विरोध करता है। तो गुजरने वाली धारा का जब विरोध करता है तो उस पदार्थ का वो गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो कहने का मतलब कोई भी चालक है, जैसे मान लो ये एक चालक है और इसके अंतर्गत आप क्या करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, और करंट जब इसके अंतर्गत फ्लो हो रही है तो करंट इसके अंतर्गत जो गुजरेगी तो इस चालक का एक अपना क्या है? व्यवहारिक गुण है। क्या है? व्यवहारिक गुण है। कौन सा गुण? कि ये अपने अंदर गुजरने वाली जो करंट है उस करंट का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो कहने का मतलब करंट का विरोध करेगा या इसके अंदर जो गुजर रही करंट है उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंतर्गत अगर रेजिस्टेंस करंट के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है तो क्या वो करंट को ही प्रभावित करता है या फिर इसका कोई सर्किट पर अन्य असर भी पड़ता है? तो ये सारी चीज़ें अपने इस टॉपिक के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो प्रतिरोध को अगर अपने बात करें इलेक्ट्रिकल के रूप में तो इसको आर से इंगित किया जाता है। किससे? आर से। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जिसका हिंदी शब्द है प्रतिरोध, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। अगर इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई है वो होती है ओम। इकाई क्या होती है? ओम। अगर इसके सिंबल की बात करें भी, इसको जब अपने कहीं लिखते हैं तो सिंबल के रूप में इसका ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जो ओम कहलाता है। ठीक है ना? ये इसका सिंबल होता है, ये इसकी इकाई है और रेजिस्टेंस को हम आर से व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा का अपने सर्किट का, ठीक है ना, कोई भी परिपथ है उस परिपथ के अंतर्गत महत्वपूर्ण रोल होता है किसका? प्रतिरोध का। क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं होता है तो आपका सर्किट है, ठीक है, वो मतलब उसके अंतर्गत इतनी अनियंत्रित करंट प्रवाहित होती है कि जो आपका सर्किट है या आपका जो चालक है या आपका जो उपकरण है वो खत्म हो जाता है। यानी कि करंट को नियंत्रित करने में प्रतिरोध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मान लो भी आप घर के अंदर मान लो आपके पास एक बल्ब है, जैसे मान लो ये एक बल्ब है, आपने इस बल्ब को एक सर्किट से जोड़ा, ठीक है, और सर्किट से जोड़ने के बाद में आपने इसको मान लो यहाँ से सप्लाई दी और सप्लाई देने के बाद में
आपने देखा कि बल्ब जल गया, ठीक है ना, बल्ब क्या हो गया, जल गया। अब अगर मान लो इस सर्किट का प्रतिरोध जो भी है, मान लो कि इसका प्रतिरोध है मान लो 0.5 ओम, अगर ये प्रतिरोध न होता, ठीक है ना, 0 होता तो क्या होता, तो 0 प्रतिरोध एक्चुअल में कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये एक आदर्श स्थिति होती है और आदर्श स्थिति कभी भी किसी भी सर्किट में हो नहीं सकती। तो 0 ओम अगर प्रतिरोध हो जाएगा तो इस सर्किट में इतनी करंट चलेगी जो यहाँ आपका जो स्रोत है विद्युत का, ठीक है ना, जो स्रोत है, स्रोत का मतलब जैसे आपका मान लो आप घर पे यूज करें 240 वोल्ट की सप्लाई है आपकी, तो 240 वोल्ट की सप्लाई में जितनी मैक्सिमम करंट चल सकती है वो करंट चलेगी, और वो करंट की मात्रा इतनी होगी कि आपकी जो ये केबल है या जो आपका उपकरण है वो जल सकता है। तो कहने का मतलब करंट को कंट्रोल कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो प्रतिरोध करंट को कंट्रोल किस बेस पे करता है, किस आधार पे करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करंट को सर्किट के अंदर रोक लेगा, ठीक है ना, कुछ ही करंट को जाने देगा, ऐसा नहीं है। तो प्रतिरोध क्या करता है, अपने अंदर वोल्टेज को खपत करता है, क्या करता है, वोल्टेज को खपत करता है। उदाहरण के रूप में मान लो आपने यहाँ 240 वोल्ट दी और आपका जो बल्ब है, ठीक है ना, उसके पास मान लो 230 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपका बल्ब जो करंट लेगा वो 230 के हिसाब से लेगा, न कि 240 के हिसाब से लेगा। क्यों, क्योंकि 240 में से 230 अपने निकाल दिए तो इसका मतलब 10 वोल्ट गायब हो गए आपके, तो ये है वोल्टेज का ड्रॉपिंग, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है, जो वोल्टेज का खपत है ये कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा खपत होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका उपकरण क्या है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत करंट कम चलेगी। तो जैसे मान लो कोई भी उपकरण होता है उस पर रेटेड वोल्टेज लिखी होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपका बल्ब है वो 240 वोल्ट की रेटिंग का है, ठीक है ना, रेटिंग कितनी है उसकी, 240 वोल्ट है। इसके ऊपर वो अपनी उसकी जो मैक्स करंट की रेटिंग है वो भी लिखी होगी भी 240 वोल्ट अगर इस करीब बल्ब को मिलेगा तो वो इतनी करंट लेगा और आपका जो अधिकतम लाइट है वो आपको उपलब्ध करवा देगा। अब इसका मतलब ये है कि उस बल्ब के अंदर इतना रेजिस्टेंस डाला गया है कि वो 240 वोल्ट को खपत कर ले, ठीक है ना, 240 वोल्ट को खपत कर ले। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी सप्लाई 240 वोल्ट की है तो 240 वोल्ट की जो पीक वैल्यू होती है, ठीक है ना, 240 की जो पीक वैल्यू होती है उस पीक वैल्यू के आधार पर उपकरणों का डिजाइन किया जाता है। तो 240 की आपकी सप्लाई है तो उसकी पीक वैल्यू जो आएगी वहां तक उपकरण आपका काम करेगा। लेकिन जैसे ही 240 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई आएगी, ठीक है ना, तो कई बार अपने घरों में देखते हैं कि सप्लाई है वो एक अचानक से ज़्यादा आ जाती है। जैसे मान लो कि 260 वोल्ट आ गए तो वोल्टेज में बढ़ोतरी कितनी होगी, 20, तो 20 वोल्टेज में बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब उस उपकरण की जो रेटेड करंट थी, रेटेड वोल्टेज थी, उससे ज़्यादा वोल्ट आ गई, तो वो अधिकतम जो एक्स्ट्रा वोल्ट आई है वो उपकरण के अंदर वो एक्स्ट्रा करंट चलाएगी और वो एक्स्ट्रा करंट क्या कर देगी, आपके उपकरण को ख़त्म कर देगी। तो कहने का मतलब उपकरण के सुरक्षा के लिए, सर्किट में करंट चलाने के लिए, या आप जिस उद्देश्य से लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो वो उद्देश्य पूर्ण करने में प्रतिरोध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना। अपने आप में ये प्रतिरोध एक तरह की रुकावट अवश्य है, लेकिन अगर ये रुकावट न हो तो आपका सर्किट भी पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो अपने कह सकते हैं भी एक प्रतिरोध है वो एक सर्किट का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बिना प्रतिरोध के कोई भी सर्किट है वो फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने इस प्रतिरोध की, ये तो प्रतिरोध की प्रकृति के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर इसके बाद अगर अपने देखें तो प्रतिरोध नियम क्या है, इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध नियम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से पेपर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतिरोध नियम का मतलब ये होता है कि जो सर्किट का प्रतिरोध है, सर्किट का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। दूसरा आप क्या कह सकते हो, प्रतिरोध को
प्रभावित करने वाले कारक, ये भी एक तरह का एक ही बात होगी। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न कई बार क्या होता है कि जैसी चीज़ आप पढ़ते हो वैसा का वैसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः कंपटीशन की एक विशेषता होती है कि जो चीज़ आप पढ़ते हो वैसी की वैसी परीक्षा में नहीं पूछी जाती, उस पर प्रश्न बना के पूछा जाता है। तो अपने दोनों चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना अगर आप प्रतिरोध के बारे में ये चीज़ें जानना चाहते हो। तो प्रतिरोध के अगर बात करें कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसके अंतर्गत 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है ना, कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती है जो प्रतिरोध को प्रभावित करती है या प्रतिरोध जिन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत पहला आता है क्या? चालक की लंबाई। पहला कारक क्या है? चालक की लंबाई। पहले 4 कारकों की बात कर लेते हैं, उसके बाद इनका असर क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो पहला कारक क्या है? चालक की लंबाई। तो प्रतिरोध को चालक की लंबाई प्रभावित करती है। दूसरा जो इसके अंतर्गत कारक है वो है चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल। कटाक्ष क्षेत्रफल। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चालक होता है उसकी मोटाई। ठीक है ना, जैसे ये कंडक्टर है तो ये कंडक्टर का ये जो एरिया है, ये कटाक्ष क्षेत्रफल कितना का बड़ा है, ठीक है, वो भी अपने प्रभावित करता है किसी भी चालक के प्रतिरोध को। तीसरा जो इसके अंतर्गत कारक है महत्वपूर्ण, वो है चालक का तापमान। चालक का तापमान, ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है ना, कि चालक का टेम्परेचर कितना है, यानी कि वो कौन सी स्थिति के अंदर यूज हो रहा है। अगर चालक का प्रतिरोध अगर तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या है? बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका अगर तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इसके ऊपर थ्योरी में एक अलग से टॉपिक बन जाता है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ताप गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है और जिस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इसकी चर्चा अपने अलग से करेंगे ताकि अपने ये चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। चौथा जो कारक है वो क्या है? चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति। ये 4 वो महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी चालक के प्रतिरोध को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब चारों पर प्रश्न बनता है। ठीक है ना, और किस तरह प्रश्न बनता है उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो चालक की लंबाई का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते जाओगे, सर्किट की लंबाई बढ़ाते जाओगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप इसका एक अच्छा सा उदाहरण ले सकते हो। जैसे अपने घरों में क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो अपने अस्थायी लाइट की व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? अस्थायी लाइट की व्यवस्था करते हैं। और कई बार ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि अपने जो बल्ब को लगाना है उसकी स्थिति हमारे जो मेन स्विच है या जहाँ से हम लाइट को कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से कम मान लो भी 50 फीट की दूरी है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, जो एक मतलब नॉर्मल जो केबल आती है, ठीक है ना, जिसको अपने नॉर्मल भाषा में कच्चा तार बोलते हैं, वो तार लाके होल्डर लेते हैं, उसके अंदर बल्ब लगाते हैं, फिर अपने उस तार को क्या करते हैं, लंबा करके वहाँ कनेक्ट कर देते हैं और बल्ब जलाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो अंदर जो रूम में बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, एक जो बाहर बल्ब जल रहा है उसके अंदर अंतर है। ठीक है, बाहर जो बल्ब जल रहा है वो मतलब धीमा जल रहा है, डिम जल रहा है, जिसको अपने नॉर्मल बोलते हैं, और जो रूम में बल्ब जल रहा है वो पूरा जल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जबकि वोल्टेज तो आपके घर में एक ही आ रही है, 240 वोल्ट आ रही है, वही वोल्टेज मान लो एक बल्ब को मिल रही है वो दूसरे को मिल रही है, फिर अंतर क्यों आया, लाइट में अंतर क्यों आया? उसका रीजन है कि क्यों आपका जो कंडक्टर है उसकी लंबाई आपने बढ़ा दी। ठीक है ना, कंडक्टर की लंबाई क्या कर दी आपने? बढ़ा दी। तो इसका मतलब कंडक्टर का प्रतिरोध भी क्या हो गया? बढ़ गया। जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ गया तो कहने का मतलब उस बल्ब के पास पहुंचने वाली जो वोल्टेज थी उसकी मात्रा घट चुकी है।
और इस कारण उसको जो रेटेड वोल्टेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, और इस कारण वो क्या है, धीमा चल रहा है। तो कहने का मतलब चालक की लंबाई जब बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ता है। तो कहने का मतलब जब आपकी जो लंबाई है वो बढ़ेगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का लंबाई के साथ कैसा संबंध है, समानुपात का संबंध है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध का किसी भी चालक की लंबाई के साथ कैसा संबंध है, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि जब एक चीज बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी उसी रेंज में बढ़ेगी। ठीक है ना, समानुपात का मतलब ये होता है। तो कहने का मतलब अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी उसी एवरेज में घटेगा। इसका मतलब क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इस पे प्रश्न जब पूछूंगा फिर गोल हो जाएगा मामला। दूसरा है चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये जो कटाक्ष क्षेत्रफल की अपने बात कर रहे थे, तो अगर किसी चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल बड़ा होगा यानी कि ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको पता है जब किसी चीज के अंदर से आपको गुजरने के लिए रास्ता बड़ा मिलता है तो आप आराम से चलते हो। ठीक है भी, आप देखो भी, अगर मान लो कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है ना, और पाइप के अंदर से आप पानी गुजार रहे हो। अगर पाइप अगर आपकी छोटी है यानी कि आकार में छोटी है तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर पानी बड़ा मतलब तंग होता हुआ निकलेगा। ठीक है, प्रेशर के साथ तो जरूर निकल जाएगा लेकिन क्या तंग होके निकलेगा। और वही अगर पाइप बड़ी हो जाएगी तो आपका पानी आसानी से उसके अंदर गति करता हुआ आराम से निकल जाएगा। तो सेम कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, क्योंकि जैसे अगर चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल उसका जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी तो करंट उसके अंदर आसानी से गुजरेगी। जब करंट आसानी से गुजरेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि करंट को अगर आसानी मिलती है चलने में तो करंट को रोक कौन रहा था, प्रतिरोध। इसका मतलब प्रतिरोध कम हुआ है तो ही तो वो आसानी से गुजर रही है। तो दूसरी जो कंडीशन है कि चालक का जो कटाक्ष क्षेत्रफल है उसके साथ इसका संबंध कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है, क्योंकि अगर कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, अगर कटाक्ष क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस के साथ संबंध कैसा है, एक बटे ए मतलब यहाँ कटाक्ष क्षेत्रफल को इंगित अपने कर रहे हैं। तो ये इसके साथ कैसा संबंध हुआ, कटाक्ष क्षेत्रफल के साथ समानुपात, अपने व्युत्क्रमानुपात। इस संबंध को क्या बोलोगे, व्युत्क्रमानुपात, यानी कि उल्टा। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा। समानुपात का मतलब होता है समान रूप से बराबर चलना। उसके बाद आता है चालक का तापमान। ठीक है ना, चालक का तापमान में अगर बात करें तो इसमें दो कंडीशनें होती है कि या तो प्रतिरोध है वो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, या दूसरी कंडीशन आएगी प्रतिरोध घटेगा। ठीक है ना, प्रतिरोध घटेगा। लेकिन कुछ प्रकृति में ऐसी धातुएं हैं जिनका प्रतिरोध में बहुत कम उतार चढ़ाव होता है, यानी कि टेम्परेचर के मामले में अगर ऊपर उस चालक का अगर तापमान बढ़ता है या घटता है तो उसके प्रतिरोध पे बहुत कम असर पड़ता है। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, शून्य कोफिशिएंट वाली पदार्थ होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण आता है मैग्नीन। ठीक है ना, मैग्नीन एक धातु है जो तापमान से बहुत कम प्रभावित होती है। तो ऐसी कई धातुएं हैं, तो जो धातुएं तापमान से कम प्रभावित होती है तो उन धातुओं से अपने क्या करते हैं, नियत मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करने में उसका अपने यूज करते हैं। तो नियत मान का जब प्रतिरोध बनाना होता है, ठीक है ना, तो प्रतिरोध के बहुत सारे प्रकार भी होंगे, जब आगे अपने इसको पढ़ेंगे पूरा जब टॉपिक होगा, तो मैग्नीन इसका एक उदाहरण हो सकता है। तो तापमान के साथ संबंध की बात करें तो यहाँ हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशनें आएगी, प्रतिरोध बढ़ भी सकता है, प्रतिरोध घट भी सकता है। लेकिन यहाँ एक बात आप लिख सकते हो कि अधिकांश धातुएं, ठीक है ना, एक दो धातु को छोड़ दें तो अधिकांश धातुएं तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ा लेती है। ठीक है ना, यानी कि तापमान के साथ इनका संबंध कैसा होता है, समानुपात होता है अधिकांश धातुओं का। पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते जिस तरह आप लंबाई के साथ कर रहे हो, लेकिन ये मोटा मोटा ये देखा जाता है कि जो लगभग अधिकांश धातुएं होती है उनका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आती है चालक की प्रकृति। ठीक है ना, चालक की प्रकृति की अगर बात करें तो सीधा सीधा आ जाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आ जाता है, विशिष्ट
प्रतिरोध। तो इस पे भी अपने चर्चा करें कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रकृति का मतलब है, अब मान लो आपने चालक लिया तांबा, ठीक है ना, आपने चालक लिया लोहा, आपने कोई कंडक्टर लिया एल्यूमिनियम, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो पदार्थ है, जो चालक है, उसकी प्रकृति अलग है। क्यों? क्योंकि तांबा जो धातु है उसकी संरचना अलग है अपने आप में, लोहा जो धातु है उसकी संरचना अपने आप में अलग है, एल्यूमिनियम है उसकी संरचना अपने आप में अलग है। तो कहने का मतलब इसकी प्रकृति क्या है, भिन्न भिन्न है। तो प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जिसकी प्रकृति अनुकूल होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी प्रतिकूल होगी वो क्या होगा, अचालक होगा, और बीच में होगा वो अर्धचालक होगा। तो ये अलग अलग कंडीशनें होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो आगे विशिष्ट प्रतिरोध को पूरी तरह अपने डेफिनेशन देंगे, इसकी पूरी तरह इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप अभी तक समझे क्या कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और इसमें हमने देखा कि प्रतिरोध मुख्य रूप से कितने कारकों पर निर्भर करता है, 4 कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमने एक तो देखा कि उसकी लंबाई के समानुपाती है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि उसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि जो तापमान होता है, ठीक है ना, तापमान के क्या है, तापमान के साथ संबंध रहता है। चौथा हमने देखा चालक की प्रकृति के साथ। तो यहां हमने 2 चीजें देख ली, ठीक है, महत्वपूर्ण जो चीज है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो हमने देखा कि जो आपका प्रतिरोध है वो समानुपाती है किसके साथ, लंबाई के साथ। एक बात तो आपने ये नोट की थी, ठीक है ना। दूसरी बात आपने नोट ये की थी कि जो रेजिस्टेंस है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके साथ, कटाक्ष क्षेत्रफल के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ भी, यहां जो रेजिस्टेंस है उसका उसके कटाक्ष क्षेत्रफल के साथ तो कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई के साथ उसका संबंध कैसा है, समानुपाती का। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो यहां अपने एक तरह से प्रतिरोध के जो सूत्र आता है, ठीक है ना, उसको तरफ अपने बढ़ रहे हैं। तो अभी अपने बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। अब एक चीज ध्यान रखो भी, अब मान लो ये बात तो आपने क्लियर कर ली कि जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती है, रेजिस्टेंस है वो उसके कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। 2 बातें तो आपने महत्वपूर्ण पढ़ी, और 4 बातें पढ़ी थी। तापमान वाली है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो उसका मान घटेगा बढ़ेगा तो वो अपने प्लस माइनस कर लेंगे, कितना % इंक्रीज होता है कितना डाउन जाता है, ठीक है। लेकिन एक चौथी चीज आपने ये भी तो पढ़ी थी कि प्रकृति, क्या पढ़ी थी, प्रकृति, और प्रकृति के अंतर्गत ही क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका मतलब ये हो गया भी, इनके साथ एक जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक आएगा वो क्या आएगा, रो है, क्या आएगा, रो है। तो इस आधार पे अपना क्या एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या बनेगा, देखो आप अगर समझे नहीं हो तो दोबारा देख लो भी। रेजिस्टेंस लंबाई के साथ समानुपात का संबंध रखता है, ये पहली बात थी उसकी। दूसरी हमने देखा रेजिस्टेंस है वो कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 2 बात होगी। तीसरी मैंने बताया था टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर में अपने अगर जैसे कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है प्लस माइनस इतने %, तो वो उसका मतलब होता है वो घटेगा कि बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और चौथी चीज बताई थी प्रकृति से क्या निकलता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। आगे विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित भी करेंगे, लेकिन यहाँ एक बार आप इसको समझ लो। तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही अपने रो के रूप में प्रकट करते हैं, ठीक है ना। रो के रूप में हम किसको प्रकट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रकट करते हैं। तो इसलिए अपना क्या है, सूत्र क्या बनता है, R बराबर, ठीक है ना, रो है इंटू L बटे A, R बराबर रो है इंटू L बटे A। तो देखो R था, ठीक है ना, L के समानुपाती था, ये रहा L, A के व्युत्क्रमानुपाती था, ये पड़ा व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके साथ 1 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा लो भले। और रो है वो क्या है, वो भी रो है, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है वो समानुपात के साथ संबंध रख रहा है। किसका संबंध रख रहा है, समानुपात का। अब इससे आप कितनी सूत्र बना लो, यानी कि रो है का अगर सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, R इंटू A बटे L, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से वो आपसे मर्जी आई उतने प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो प्रश्न किस तरह पूछेगा उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। एक दो आपको उदाहरण बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ये होता है, अब विशिष्ट प्रतिरोध को भी सुन लो कि विशिष्ट का मतलब, विशिष्ट किसको कहते हैं, विशेष को। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप में विशेष हो, ठीक है ना, क्या हो, विशेष, ठीक है ना। और प्रतिरोध का प्रतिरोध, देखो आराम से समझना, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत देना। विशेष, विशिष्ट से विशेष, प्रतिरोध से प्रतिरोध। विशेष किसका प्रतिरोध, हर धातु का अपना विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो अपने कोई भी धातु का एक स्टैंडर्ड प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए अपने को इसका एक स्टैंडर्ड मान भी चाहिए। क्या चाहिए, उसका स्टैंडर्ड मान। तो कहने का मतलब, स्टैंडर्ड मान का मतलब होता है इकाई माप। क्या, इकाई माप। इकाई माप का मतलब ये है कि आप कोई से कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध निकालो, उसके लिए आपको इकाई माप लेने का पड़ेगा। इकाई का माप का मतलब ये हो गया, मान लो आपने एक टुकड़ा ले लिया वर्ग सेमी, तो भी चलेगा क्योंकि ये इकाई है अपने आप में, ठीक है ना। अगर आपने टुकड़ा ले लिया वर्ग मीटर तो भी आपका ये चलेगा, ठीक है ना। अगर आपने टुकड़ा ले लिया वर्ग इंच तो भी चलेगा, क्योंकि इकाई लेनी है आपने, एक इकाई लेनी है, निश्चित इकाई लेनी है। इकाई का मतलब ये है कि मान लो आपके पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मान लो एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। अब आप इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, इसको कितना छोटा सा टुकड़ा लोगे। छोटा सा का मतलब ये हुआ, छोटा कितना छोटा हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इकाई कौन सी चुनी है। अगर सेंटीमीटर की चुनी है तो सेंटीमीटर का टुकड़ा लेंगे, अगर आपने इकाई मीटर चुनी है तो मीटर का लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो छोटी इकाई सेंटीमीटर, अपने सेंटीमीटर चुन लेते हैं। तो आपने टुकड़ा लिया सेंटीमीटर का, कितना, सेंटीमीटर का, मान लो ये सेंटीमीटर का टुकड़ा है। अब आपने ये जो टुकड़ा लिया सेंटीमीटर का, उसकी लंबाई भी सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, कोई भी धातु होती है, परिभाषित, इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, कोई भी जो धातु है उस धातु की वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला जो उसका टुकड़ा है उसका जो प्रतिरोध होता है वो उसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। उसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अब आपसे कोई पूछ ले, मान लो आप कोई इंटरव्यू दे के आ रहे हो ITA बेस पे, और उसने आपसे पूछ लिया कि विशिष्ट प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों निकालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको पता है, जब अपने किसी भी सर्किट का प्रतिरोध की गणना करते हैं भी, अपने तो अभी तक ITA बेस पे जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में जो आपको आंकड़े दिए होते हैं उनकी आप स्टडी करते हो, उनके ही गणना करते हो। लेकिन एक्चुअल में जो वास्तविक में अपने व्यावसायिक स्तर पे देखें तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक लाइन सूरतगढ़ से लेके मान लो बीकानेर तक गई, ठीक है। तो लाइन बिछाने से पहले मान लो भी उस लाइन को अपने स्थापित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की लाइन है उसको स्थापित कर रहे हैं, तो हमें पहले सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कितना कंडक्टर लगेगा, कंडक्टर का कितना भार होगा, कितना प्रतिरोध आएगा, कितनी वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करें तो कितनी वहाँ जाएगी, बीच में आपको स्टेप अप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो सारी कैलकुलेशन होती है जो इंजीनियर करते हैं, उसके बाद लाइन स्थापित होती है। तो यानी कि किसी भी सर्किट का, किसी भी लाइन का अगर आप प्रतिरोध निकाल रहे हो तो उसमें आपका विशिष्ट प्रतिरोध सहायता करता है। क्यों, क्योंकि विशिष्ट